हेलो बैंकर्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन JAIB CIB प्रेप। सो आपके लिए रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट समरी क्लासेस हमारी चल रही है दोस्तों। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना मॉड्यूल ए का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि मैकमिलन एमसीक्यूज हैं, यानी बुक से लिए गए एमसीक्यूज हैं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है समरी क्लासेस में मॉड्यूल ए। तो आज हमारा मॉड्यूल ए कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग इंक्लूड, यानी रिटेल बैंकिंग के जो एडवांटेजेस हमने पढ़े थे उनमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। तो दो चीजें याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं और एडवांटेजेस अलग हैं। यहां पर आपसे एडवांटेजेस के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया, रिस्क इज लेस एज क्लाइंट बेस इज लार्ज। यहाँ पे रिस्क कम होता है, क्लाइंट बेस बड़ा होता है। इनकम इज रिलेटिवली मोर एज स्प्रेड इज मोर। सो स्प्रेड होता है, जो इंटरेस्ट पेमेंट बैंक करता है अपने ग्राहकों को और जो इंटरेस्ट अर्न करता है उसके बीच का जो गैप है उसे स्प्रेड कहा जाता है, तो वो ज्यादा होता है, जिससे बैंक की इनकम ज्यादा होती है। स्टेबल मॉडल विद लेस वॉलेटिलिटी, है ना, तो अस्थिरता कम है और स्टेबल मॉडल है। तो यहाँ पे आप आंसर लगा दीजिए, ऑल आर करेक्ट, ये तीनों ही एडवांटेजेस हैं। अब देखिए, स्प्रेड इज मोर, इसको समझ लेते हैं। यानी बैंक बैंक इनकम के लिए लोन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, लोन प्रोवाइड करता है। ठीक, और ये पैसा बैंक के पास कहां से आता है? डिपॉजिट से, है ना, डिपॉजिटर जो पैसा डिपॉजिट से। तो यहां से बैंक इंटरेस्ट को अर्न करता है। ठीक, और यहाँ पे इंटरेस्ट को पे करता है। इंटरेस्ट को यहाँ से क्या करता है? अर्न करता है, और यहाँ से क्या करता है? पे। इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे इंटरेस्ट रेट स्प्रेड कहा जाता है। तो अगर बैंक मान लीजिए 10% या 11% अर्न करता है और 3% पे करता है, तो यहाँ लगभग 7% से 8% का गैप ये जो बचता है, ये बैंक का क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्प्रेड ज्यादा है, जिसकी वजह से इनकम ज्यादा होती है, यही पॉइंट कहा गया है। सो ए पॉइंट भी सही है, बी पॉइंट भी सही है, सी पॉइंट भी सही है। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, सो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं एक नजर में हम अपनी किताब से देख लेते हैं। क्लाइंट बेस विल बी लार्ज एंड देयरफॉर रिस्क इज स्प्रेड अक्रॉस द कस्टमर बेस। कस्टमर लॉयल्टी विल बी स्ट्रॉन्ग with a strong scope for cross selling and customer tend not to change फ्रॉम वन बैंक टू अनदर वेरी ऑफन। क्योंकि कस्टमर लॉयल्टी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्रॉस सेलिंग का स्कोप ज्यादा होता है, और आमतौर पर जो बैंक होते हैं वो एक बैंक से दूसरे बैंक को आसानी से नहीं बदलते। अट्रैक्टिव एंड वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड, अट्रैक्टिव और वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड होता है। कस्टमर आर टू फ्रेगमेंटेड टू बार्गेन इफेक्टिवली। क्रेडिट रिस्क टेंड टू बी वेल डाइवर्सिफाइड। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? जब कोई बैंक किसी ग्राहक को लोन देता है और वो बोरोवर या ग्राहक लोन को रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है, तो उसे क्रेडिट रिस्क कहा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा गया है, क्रेडिट रिस्क टेंड टू बी वेल डाइवर्सिफाइड, ज्यादा से ज्यादा लोगों में वो लोन बांटा गया होता है, जिसकी वजह से जो रिस्क है वो कम होता है। डाइवर्सिफाइड का मतलब अलग अलग तरीके से, जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, है ना, उसी के लिए। सो और यहाँ पे जो लोन अमाउंट है वो भी स्मॉल होता है। देयर इज लेस वॉलिडिटी इन डिमांड एंड क्रेडिट साइकिल देन फ्रॉम large corporate. So large number of client can facilitate marketing, mass selling and ability to categorize select client using scoring system data mining. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग। इनमें से कौन सा एक रिटेल बैंकिंग का एडवांटेज नहीं है? नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग। पहला है हाई क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल, दूसरा हाई कस्टमर लॉयल्टी, लेस वॉलेटिलिटी इन बिजनेस, हाई डिफॉल्ट रेट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला वाला जो है हाई क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल, ये एक एडवांटेज है। ये क्या है दोस्तों? एक एडवांटेज। हाई कस्टमर लॉयल्टी भी क्या है? एक एडवांटेज है। लेस वॉलेटिलिटी इन बिजनेस, ये भी एक एडवांटेज है। सो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है वो है हाई डिफॉल्ट रेट। रिटेल बैंकिंग में लोन डाइवर्सिफाइड होता है, तो जो क्रेडिट रिस्क है वो लेस होता है, यानी डिफॉल्ट रेट कम होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग। इनमें से कौन सा एक रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है? सो आप लोग जानते हैं और हम लोग पढ़ चुके हैं, रिटेल बैंकिंग की जब भी बात होगी, सो इंडिविजुअल कस्टमर को, जब भी कोई बैंक जो भी सर्विस इंडिविजुअल कस्टमर को प्रोवाइड करेगा, जो भी सर्विस बैंक इंडिविजुअल, किसको दोस्तों? इंडिविजुअल
कस्टमर को जो भी सर्विस बैंक प्रोवाइड करेगा वो क्या कहलाएगा, रिटेल बैंकिंग। क्या कहलाएगा, रिटेल बैंकिंग। ठीक है दोस्तों। अब इंडिविजुअल कस्टमर क्या, जैसे मैं अपने आप को एग्जांपल में ले लूं या आप अपने आप को एग्जांपल में ले लिए, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग। सो आपको क्या इंटरनेट बैंकिंग की सेवा मिलती है, इंटरनेट बैंकिंग की सेवा मिलती है, बिल्कुल मिलती है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग की सेवा का उपभोग आप करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हम भी करते हैं, तो इट इज अ पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग, है ना। प्रोवाइडिंग टर्म लोन फॉर प्रोजेक्ट, क्या आप किसी लार्ज प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्ट लोन ले सकते हैं, नहीं, उसके लिए आपको प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उपलब्ध कराना पड़ेगा। देन बैंक लार्ज प्रोजेक्ट के लिए कॉर्पोरेट्स को लोन देता है, बिजनेस के लिए लोन देता है, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रेडिट बैंकिंग। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज योर करेक्ट आंसर। सी इज योर करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 द फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग विल डिपेंड्स मेनली। आप सभी को पता है जब कोविड-19 आया था, क्या आया था, कोविड-19 आया था। सो कोविड-19 में क्या हो गया था, लॉकडाउन। क्या हो गया था दोस्तों, लॉकडाउन हो गया था, और लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था। सो जो बैंकिंग की सर्विसेज हैं, क्या है, बैंकिंग की जो सर्विसेज हैं या बैंकिंग की जो सेवाएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल माध्यम से चल रही थी, डिजिटल माध्यम से। या तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू सर्विस ले रहे थे, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू सर्विस ले रहे थे, मोबाइल बैंकिंग। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच बंद थी। ब्रिक एंड मोटर बैंकिंग का मतलब भी ब्रांच बैंकिंग ही होता है। सो सी इज योर करेक्ट आंसर, डिपेंड्स मेनली ऑन डिजिटल बैंकिंग। सो द करेक्ट आंसर इज डिजिटल बैंकिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोपोर्शन ऑफ हाउसिंग लोन इन रिटेल लोन सेगमेंट इज मोर देन। आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए रिटेल लोन के तौर पर, अब रिटेल लोन में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, पर्सनल लोन भी आ जाता है, ऑटो लोन भी आ जाता है, कौन सा लोन, ऑटो लोन भी आ जाता है ना, होम लोन भी आ जाता है, होम लोन भी आ जाता है, एजुकेशन लोन भी आ जाता है, एजुकेशन लोन भी आ जाता है ना, एजुकेशन लोन आ जाता है, कंज्यूमर लोन आ जाता है, कंज्यूमर लोन, कंज्यूमर लोन। सो इतने सारे लोन है, मैं ईटीसी लगा देता हूँ, ये सभी लोन है। अगर इन सभी लोन का मान लीजिए टोटल अमाउंट 100% मान लें, तो आपको बताना है इसका कितना प्रतिशत होम लोन के तौर पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यह कितना शेयर है होम लोन का। तो यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ भी मतलब कंसेप्ट नहीं है, सीधे सीधे आंकड़ा है। 2021 के अनुसार अप्रोक्स अप्रोक्स 50% टोटल जो रिटेल लोन है, टोटल जो रिटेल लोन है, टोटल रिटेल लोन है, उस रिटेल लोन का 50% होम लोन लगभग है। ठीक है दोस्तों, होम लोन लगभग है। ठीक है दोस्तों, सो द करेक्ट आंसर इज 50%। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 50% हो जाएगा। देखिए, टोटल रिटेल लोन का जो अमाउंट है, टोटल रिटेल लोन का जो अमाउंट है वो कितना है, 29864 बिलियन। ठीक है दोस्तों, और होम लोन का जो अमाउंट है, होम लोन का जो अमाउंट है वो कितना है, 15619 बिलियन। तो अगर आप देखोगे ना, 3 अंक से 3 अंक को छोड़ दो, 15 दूनी 30, लगभग अप्रोक्स अप्रोक्स 50% होम लोन का अमाउंट है। तो आपने आंसर क्या लगा दिया दोस्तों, 50% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपकी किताब में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, द बिजनेस मॉडल फॉलोड बाय बैंक फॉर रिटेल बैंकिंग। आपने पढ़ा था, जब भी बैंक रिटेल बैंकिंग की बात होती है, किसकी, रिटेल बैंकिंग की बात होती है, तो जो बिजनेस मॉडल है वो एसबीयू भी हो सकता है, वो डिपार्टमेंटल अप्रोच भी हो सकता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच भी। सो इन तीनों में से कोई भी बिजनेस मॉडल फॉलो किया जा सकता है इंडिया में। जैसे अगर आपने देखा हो, जैसे आपने अगर देखा हो, तो जो एसबीयू अप्रोच है वो हमारे यहाँ के फॉरेन बैंक्स, कौन से बैंक, फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, और पब्लिक, टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंक, टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंक फॉलो करते हैं। वहीं डिपार्टमेंटल अप्रोच की बात करें तो यहाँ पर हमारे जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो डिपार्टमेंटल अप्रोच को फॉलो करते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करें तो जो स्मॉल बिजनेस है,
स्मॉल बिजनेस हैं वो इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉरेन बैंक्स सिटेड इन द टॉपिक which entered in retail banking activities when not able to achieve the business objective। तो इनका देखिए कहना क्या है, इनका कहना सिंपल है कि जो भी हमारे फॉरेन बैंक्स थे, कौन से बैंक, फॉरेन बैंक्स थे, उन्होंने रिटेल बैंकिंग में अग्रेसिवली रिटेल बैंकिंग में एंट्री की, रिटेल बैंकिंग के बिजनेस में एंट्री की। अब देखो फॉरेन बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट, है ना, एंड कस्टमर, कस्टमर प्रॉफिट एंड कस्टमर। अगर इस टारगेट को वो अचीव नहीं कर पाते हैं तो फिर वो क्या करेंगे, मूव आउट फ्रॉम द बिजनेस, वो उस बिजनेस से बाहर आ जाएंगे। और ऐसा एग्जाम्पल भी ऑलरेडी दिया है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा मूव आउट ऑफ द बिजनेस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। देखिए फॉरेन बैंक्स जनरली डू नॉट गो पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव बट प्योरली ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। फॉरेन बैंक्स इसलिए काम नहीं कर रहे कि उन्हें टॉप 1 बन के दिखाना है, टॉप 2, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है। सो दे गो बाय कस्टमर बिजनेस एंड प्रॉफिट टारगेट। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर को टारगेट करना, उनसे बिजनेस करना और प्रॉफिट को अर्न करना। इफ द सेम इज नॉट प्रॉफिटेबल, अगर इसके बावजूद उनको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता है, दे एग्जिट द रिटेल बैंकिंग सेगमेंट, वो उस रिटेल बैंकिंग सेगमेंट से बाहर आ जाएंगे। अब ऐसा किस आधार पे कहा गया, सो द क्लासिक एग्जाम्पल इज बीएनपी परिवास। बीएनपी परिवास एक बैंक था जिसने 1990 के दौरान अग्रेसिवली रिटेल बैंकिंग बिजनेस में एंट्री की, बट उसके सभी जतन करने के बावजूद उसने अपने ऑब्जेक्टिव को यानी कस्टमर, बिजनेस और प्रॉफिट को अचीव नहीं कर पाया, और उसने अपने आप को जब प्रॉफिटेबल नहीं रहा उसका सेगमेंट या बिजनेस, तो उसने अपने आप को बाहर कर लिया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द सुटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस मॉडल और अप्रोच ऑफ अ बैंक डिपेंड्स अपॉन। कोई भी बैंक कौन सा मॉडल अडॉप्ट करेगा या कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करेगा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है। पहला लिखा है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, दूसरा ऑप्शन लिखा है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, थर्ड लिखा है बिजनेस मिक्स, और चौथा लिखा है ऑल ऑफ द अबव। सो विच वन इज योर करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आपकी मैकमिलन की बुक में लिखा हुआ है business models are adopted by keeping in mind their overall business strategy, projection for future, business mix and corporate objective। तो पूरी तरह से जो बिजनेस मॉडल जब अडॉप्ट किया जाता है किसी बैंक के द्वारा, तो उनके दिमाग में क्या चलता है, ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी चलती है, फ्यूचर का प्रोजेक्शन क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है और बिजनेस मिक्स क्या है। ठीक है। तो तीनों आपके लिए यूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, बिजनेस मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग आर बीइंग ड्रॉन बेस्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। जब भी कोई रिटेल बैंकिंग में बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करता है तो वेरियस एस्पेक्ट्स के आधार पर वो अपने बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज इनकरेक्ट। पहला है प्रोडक्ट कैपेसिटी, तीसरा डिलीवरी चैनल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज ऑड है जिसका नाम है कैपेसिटी। देखो प्रोडक्ट का यूज हो गई, डिलीवरी चैनल्स के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास तक पहुंचाएगा, और आज का रिटेल बैंकिंग का जो बेस है वो टेक्नोलॉजी है। सो कैपेसिटी इज योर करेक्ट आंसर, इट इज नॉट अ, इट इज इनकरेक्ट अंडर दिस एस्पेक्ट। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इंप्लीमेंटेशन मॉडल फॉलोड बाय बैंक फॉर रिटेल बैंकिंग इंक्लूड। कौन कौन सा इंप्लीमेंटेशन मॉडल बैंक रिटेल बैंकिंग में फॉलो करता है। पहला है हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल और प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल। तो यहाँ पे आपको आंख बंद करना है और डी लगा देना है। क्यों, ऑल आर करेक्ट। हमने अपनी क्लास में पढ़ा है कि 4 प्रकार की जो अप्रोच हैं उनको फॉलो करता है बैंक। हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल को भी करता है, वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल को भी करता है, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल को भी करता है, और प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल भी यूज किया जाता है। चारों मॉडल यूज किए जाते हैं, जिसमें हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल को पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कौन से बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक फॉलो करते हैं। कौन से बैंक फॉलो करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक। कौन से, पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉलो करते हैं। फिर इसके बाद है वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, प्राइवेट सेक्टर बैंक फॉलो करते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फॉलो करते हैं।
फिर है वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, फॉरेन बैंक्स फॉलो करते हैं, फॉरेन बैंक्स, कौन से बैंक, फॉरेन बैंक्स। तो इन चारों ही मॉडल का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। सो द करेक्ट आंसर इज डी। डन, चलो यहाँ पे डी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वे द प्राइस स्ट्रक्चरिंग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अटेम्प्टेड बाय बैंक। कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस जो बैंक फॉलो करता है, कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करता है ना, कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो बैंक क्या करता है, जो बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसकी प्राइस स्ट्रक्चरिंग किस आधार पे की जाती है। पहला ऑप्शन है स्टैंड अलोन प्राइसिंग फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो पहला है स्टैंड अलोन प्राइसिंग, यानी अलग प्रोडक्ट के लिए अलग प्राइसिंग का ऑप्शन एक होता है। स्पेशल कोड्स फॉर हाई वैल्यू डिपॉजिट, हाई वैल्यू डिपॉजिट जो बड़ा पैसा जमा करते हैं उनके लिए अलग से स्पेशल कोड्स होते हैं। बंडल्ड प्राइसिंग, हॉलिस्टिक प्राइसिंग बेस्ड ऑन टोटल रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, यानी ऑल तीनों प्रकार के जो प्राइसिंग स्ट्रक्चरिंग है वो अवेलेबल होती है रिटेल बैंकिंग में, जब भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए प्राइस को अटेम्प्ट करता है बैंक, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे भी आंसर लगा देंगे डी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर रिटेल बैंकिंग। इनमें से कौन सा एक रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग रिटेल बैंकिंग का पार्ट है दोस्तों, मीडियम बिजनेस भी रिटेल बैंकिंग का पार्ट है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, चूंकि इंडिविजुअल है तो ये भी रिटेल बैंकिंग का पार्ट है, बट कॉर्पोरेट बैंकिंग या कॉर्पोरेट एंटिटीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग का पार्ट होता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग का पार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट बैंकिंग इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज द बैकबोन ऑफ रिटेल बैंकिंग इनकम। देखिए रिटेल बैंकिंग की अगर हम बात करें तो रिटेल बैंकिंग में जो इनकम होती है बैंक के पास, रिटेल बैंकिंग में जो इनकम होती है बैंक के पास, वो दो तरीके से इनकम आती है। एक तो एसेट्स के फॉर्म में इनकम आती है, दूसरा सिक्योरिटीज या फी इनकम आती है। क्या आती है, फी इनकम आती है, ठीक है, सर्विसेज के ऊपर फी इनकम आती है, ठीक है दोस्तों, सर्विसेज पे, ठीक। और एसेट्स पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट। सो जो सबसे ज्यादा इनकम बैंक के पास आती है वो लोन एसेट्स के थ्रू आती है, किसके थ्रू, लोन्स और एसेट्स के थ्रू आती है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, सो यहाँ पे एसेट्स प्रोडक्ट बैंक के लिए क्या होता है, रिटेल बैंकिंग में बैकबोन फॉर अर्निंग इनकम, इनकम को अर्न करने के लिए जो बैकबोन होता है रिटेल बैंकिंग में, वो क्या होता है दोस्तों, एसेट्स प्रोडक्ट। क्या होता है दोस्तों, एसेट्स प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर। अंडर विच कैटेगरी द सेल ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉल। तो देखो पहला है रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट, एसेट्स प्रोडक्ट, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो पहले समझ लेते हैं, जब भी हम रिटेल बैंकिंग में प्रोडक्ट की बात करेंगे, रिटेल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, है ना। सो रिटेल प्रोडक्ट्स तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला होता है लाइबिलिटी प्रोडक्ट, क्या होता है दोस्तों, लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। दूसरा होता है एसेट्स प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट होते हैं, एसेट्स प्रोडक्ट होते हैं। तीसरा होता है अदर प्रोडक्ट्स, कौन सा प्रोडक्ट होता है, अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, जो हमारे लाइबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं डिपॉजिट अकाउंट। क्या होते हैं दोस्तों, डिपॉजिट अकाउंट्स, क्या होते हैं, डिपॉजिट अकाउंट। अब कौन कौन से, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है। तो ये आपके हो गए क्या, लाइबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब रिटेल एसेट्स जो प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे आते हैं लोन अकाउंट्स, क्या आते हैं, लोन्स, टाइप ऑफ लोन्स। जैसे आपने होम लोन की बात की थी अभी कुछ देर पहले, एजुकेशन लोन की बात की थी दोस्तों, आपने ऑटो लोन की बात की थी, आपने पर्सनल लोन की बात की थी, है ना, एक्सेट्रा। अदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें आ जाता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रेमिटेंस सर्विसेज, और साथ ही साथ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट।
और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंश्योरेंस भी होता है, म्यूचुअल फंड भी होता है ना, एक्सेट्रा। सो ये सभी, अब यहाँ पे इंश्योरेंस पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड पार्टी प्रोडक्ट या अदर प्रोडक्ट में। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सो पहला ऑप्शन दिया गया है, प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट रिलेटिव टू इट्स एक्सपेंस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड, इट कंपेयर्स हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी मेक कंपेयर with its overall revenue and cost, same thing है। profitability is the measurement of efficiency and ultimately the success or failure। तो तीनों ही सही आंसर हैं, आप आंसर लगा देंगे all are correct। क्या लगा देंगे, all are correct, ठीक है, profitability के लिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मेजर ऑफ प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं ये बताना है। तो आपने पढ़ा था, जब भी आपने प्रॉफिट पढ़े थे तो प्रॉफिट्स आपने पढ़े थे तीन प्रकार के, थ्री लेवल पे। फर्स्ट आपने पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा आपने पढ़ा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और थर्ड आपने पढ़ा था नेट प्रॉफिट, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज द आंसर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द आंसर, नेट प्रॉफिट इज द आंसर। बट पूछा क्या है, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रॉफिट। सो नेटेड प्रॉफिट कोई भी टाइप नहीं होता है, ठीक है। सो आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा नेटेड प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा देंगे। अब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब मिल जाएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आप निकालोगे नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्स एंड इंटरेस्ट, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट अमाउंट वेयर प्रॉफिटेबिलिटी इज रिलेटिव वन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा, इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि कभी भी याद रखिएगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है। हमेशा प्रॉफिट आपका क्या होता है, प्रॉफिट आपका एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कैसे, अगर आपने 100 रुपए का कोई सामान बेचा, है ना, सेल किया 100 रुपए में, और आपने उसको बाय किया था 30 रुपीज में, है ना, बाय कितने में किया था, 30 रुपीज में, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो आप, बच्चा भी बता देगा कि 70 रुपीज का प्रॉफिट है। सो प्रॉफिटेबिलिटी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, प्रॉफिट हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। और प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सपेंस के सापेक्ष जो प्रॉफिट आप अर्न करते हैं उसका जो रिलेशन होता है उसे प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूंकि पूछा था तो आपका जो बी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बी स्टेटमेंट आपका क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, increased staff productivity is one of the most important tool to increase branch profitability out of the following which one is not true। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो इंक्रीज किया जाता है स्टाफ की प्रोडक्टिविटी को, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू इंक्रीज ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, अगर स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ट्रू। तो पहला लिखा है रिड्यूस प्रोसेस कॉस्ट, आप प्रोसेस कॉस्ट को कम करेंगे तो भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियरली डिफाइंड एक्सपेक्ट्स, क्या लिखा है, एक्सपेक्टेशंस एंड स्कोर कार्ड, ये भी है। इम्प्रूव मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम, ये भी है। टेक्नोलॉजी अलोन इज सफिशिएंट टू इंक्रीज स्टाफ प्रोडक्टिविटी, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पर आप स्टाफ की प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा सकते। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हाउ शुड बैंक एड्रेस द इमर्जिंग रिस्क इन रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में जो आने वाला रिस्क है उसको बैंक कैसे एड्रेस करता है। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की, जिससे कि जो न्यू वर्नेबिलिटीज हैं उनका सामना किया जा सके। तो आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ what implications does the consumer protection landscape have for bank in developing countries।
आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इंप्लीकेशंस हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के आधार पर डेवलपिंग कंट्रीज में अपनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन कहता है नो नीड फॉर कमिटमेंट टू ट्रीट कस्टमर फेयरली। अगर आप फेयरली ट्रीट नहीं करेंगे तो बिजनेस करने ही नहीं आएगा कोई, तो ये तो गलत हो गया। नेसेसिटी फॉर फर्म कमिटमेंट टू फेयर ट्रीटमेंट ऑफ द कस्टमर, ये एक करेक्ट आंसर है। बैंक आर डिस्करेज, गलत है ये भी। रिड्यूस नीड फॉर अप्रोप्रिएट सिस्टम एंड प्रोसेस फॉर कस्टमर प्रोटेक्शन, नहीं, जरूरत नहीं है, बढ़ाने की जरूरत है, रिड्यूस करने की नहीं। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है बी। आपको को जरूरत है कि फर्म कमिटमेंट करे कि फेयर ट्रीटमेंट कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग केवाईसी एएमएल इन रिटेल बैंकिंग। सो केवाईसी एएमएल के लिए आपको सिग्निफिकेंस बताना है रिटेल बैंकिंग में। पहला स्टेटमेंट है इट इज इररिलेवेंट फॉर बैंक इन डेवलप्ड कंट्रीज, जितने भी विकसित देश हैं वहां पे केवाईसी एएमएल का कोई यूज नहीं है, ऐसा कहा गया। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि केवाईसी और एएमएल हमेशा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड पेनल्टीज फ्रॉम रेगुलेटर फॉर इनएडुकेट कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, ये स्टेटमेंट सही है। अगर कोई बैंक केवाईसी या एएमएल का पालन नहीं करता है तो रेगुलेटर वहां पे पेनल्टी लगा देते हैं अपने बैंकों पर। जैसे भारत का रेगुलेटर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर भारत में कोई भी बैंक पकड़ा जाता है कि केवाईसी एएमएल में इरेगुलरीज में, तो उनके ऊपर पेनल्टीज तुरंत इफेक्टिव वे में इम्पोज की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर लिखा ओनली इंपॉर्टेंट फॉर एसेट साइड, नो, ये तो आपके लिए लाइबिलिटी साइड भी इंपॉर्टेंट है। क्रिशियल फॉर ड्यू डिलीजेंस ऑन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सोल्ड बाय बैंक, यहाँ भी जरूरत है। तो आप यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं, दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ओनली सेकंड एंड फोर्थ, ओनली सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ पहला गलत है और थर्ड गलत है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी जो हम आपके लिए लेके आए थे, और ये मॉड्यूल ए के मैकमिलन के क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है दोस्तों, सो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे और हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग तैयार करते जाएंगे। सो इसी के साथ हम आपसे लेंगे विदा। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल JAIB CIB प्रेप पर। और साथ ही साथ सेशन अगर आपके काम के हों, बेसिक से हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी नींव को मजबूत करते हुए आगे चलेंगे। तो आप सेशन को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।